जब से हम इंसान टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल कर हमारे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तब से हम इंसान कई आकाश गंगाओं, कई सितारों और काफी ज्यादा खास खगोलीय घटनाओं को खोजकर उनके बारे में जान पाए हैं। इन्हीं टेलीस्कोप्स और हमारी टेक्नोलॉजी में आई आधुनिकता से हमने इन आकाश गंगाओं और इनमें मौजूद सितारों से आगे और भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को काफी डिटेल में देखकर इनके बारे में काफी कुछ जाना है। इन्हीं की बदौलत हमने नेबुलाज, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सार्स जैसी बॉडीज को देखा है और तो और इन्हीं के चलते ब्रह्मांड में मौजूद सबसे भारी और रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स यानी ब्लैक होल्स, इनको भी पहली बार देख पाए। इन ब्लैक होल्स को देखे जाने से पहले लगभग 100 साल पहले ही हमने इनकी एग्जिस्टेंस और इनके नेचर के बारे में काफी कुछ थ्योराइज कर लिया था। इन ब्लैक होल्स को लेकर हमारी जानकारी में इजाफा होने के साथ साथ हमने यह भी जाना कि यह ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड में काफी आम हैं, क्योंकि ये ब्लैक होल्स हमें हर आकाश गंगा के केंद्र में मिलते ही हैं, जिन्हें हम अक्सर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। इसी के साथ साथ हमने इन्हीं आकाश गंगाओं में स्टेलर मैस और इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स को भी देखा है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के बारे में हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें ही तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक यह छोटे ब्लैक होल्स हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी आकाश गंगा में ऐसे ही एक ब्लैक होल को साल 1992 में खोजा था, जो कि अपनी कई विशेषताओं के चलते वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा रहस्यमय बना हुआ है। इस ब्लैक होल की सबसे खास बात यह है कि यह ब्लैक होल हमारे द्वारा देखे गए ब्रह्मांड में अब तक की सबसे ज्यादा तेज एक्सरेज को छोड़ता हुआ ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन पता नहीं कैसे इस ब्लैक होल ने उन एक्सरेज को छोड़ना अब बिल्कुल बंद कर दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे यह ब्लैक होल एकदम शांत हो गया है, और कैसे हमारे वैज्ञानिकों को मिला अल्फा सेंटोरी तारामंडल में एक नया ग्रह? जानेंगे इसके बारे में आज के इस खास एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स एपिसोड में विस्तार से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेस डोज और आज के लिए मैं हूं आपका होस्ट पंकज इनटू द यूनिवर्स विद पंक चैनल से। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस खास एपिसोड को। अगर बात करें इस रहस्यमय ब्लैक होल की, तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। GRS 1915+105 नामक ये ब्लैक होल दरअसल एक तारामंडल का हिस्सा है, जिसमें एक स्टेलर मैस ब्लैक होल और एक आम सितारा मौजूद है। यह तारामंडल हमारी पृथ्वी से लगभग 36,000 प्रकाश वर्ष दूर एक्वाइला नक्षत्र की ओर मौजूद है। इस ब्लैक होल को लेकर सबसे खास बात तो ये है कि इस आकाश गंगा में मौजूद ये ब्लैक होल दरअसल हमारी आकाश गंगा में मौजूद दूसरा सबसे ज्यादा मैसिव ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल के आसपास के रीजन यानी क्षेत्र को अगर हम देखें तो हमें कुछ बेहद चमकदार एक्सरेज दिखाई देती हैं, जिनकी फॉर्मेशन के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ब्लैक होल धीरे धीरे अपने साथी तारे को निगलता जा रहा है। जैसे जैसे इस तारे का मटेरियल इस ब्लैक होल में जा गिरता है, तब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराकर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद एक्रेशन डिस्क एक्सरेज लाइट से चमक उठती है। और यह प्रोसेस इस ब्लैक होल के आसपास लगातार ही चलती आ रही थी। लेकिन वैज्ञानिकों को साल 2018 के जुलाई माह में कुछ काफी अजीब देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने इसी दौरान अपनी रिसर्च में पाया कि इस ब्लैक होल से आने वाली यह रोशनी किन्हीं अज्ञात कारणों से कम हो रही है। इसके बाद 2019 की शुरुआत में यह रोशनी और भी डिम होती चली गई, जिसके पीछे के कारणों के बारे में कोई भी नहीं जानता था। इस स्टडी को लीड कर रही मायूरा बालाकृष्णन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एस्ट्रोनॉमी में ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इनका कहना था कि ऐसा एक ऐसी स्टेट की वजह से हो सकता है जिसे हम ऑब्सक्योर्ड स्टेट कहते हैं, यानी अस्पष्टता। जिसे अगर हम और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि इस ब्लैक होल और हमारी स्विफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, जो कि इस ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर रही थी, के बीच कोई ऐसी वस्तु आ गई है जिससे हम इस ब्लैक होल से आने वाली रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं। इसी के साथ इस स्टडी को लीड कर रही मायूरा बालाकृष्णन का कहना है कि फिलहाल के लिए हम उस ऑब्जेक्ट के साइज का अंदाजा नहीं लगा पा रहे जो इस ब्लैक होल और हमारे बीच आ रहा है। वहीं एक दूसरी थ्योरी के अनुसार इस ब्लैक होल के पास मौजूद कोई बड़ा सितारा कई बार अपनी स्टेलर विंड से गैस क्लाउड्स को अपने आगे लाकर उन दोनों की रोशनी को हमारे लिए डिम कर देता है। वहीं इस ब्लैक होल के संदर्भ में इसका सितारा इतना ज्यादा मैसिव नहीं है कि वो इस तरह की स्टेलर विंड्स को पैदा कर पाए। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस ब्लैक होल के पास मौजूद ऑब्जेक्ट में इतनी गैस मौजूद है कि वो इस रोशनी को रोक पाए, या हो सकता है कि इस ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क ही इस काम को अंजाम दे रही हो। हालांकि वो रहस्यमय ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर और उसका ओरिजिन फिलहाल के लिए तो हमारे लिए काफी बड़ा रहस्य है। GRS 1915+105 ब्लैक होल
हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक और वजह से काफी खास है, और वो वजह है कि यह जिस तरीके से काम कर रहा है यह बिल्कुल उन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के जैसा ही है जो हमें आकाश गंगाओं के केंद्र में देखने को मिलते हैं। उन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इस ब्लैक होल के बीच का सबसे बड़ा और इकलौता अंतर है इनके फ्यूल का। जहां ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने गैलेक्टिक कोर में मौजूद मैटर के क्लाउड्स को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, वहीं यह ब्लैक होल अपने साथी तारे के मटेरियल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्लैक होल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर हम यह जान पाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी बॉडीज या पिंड किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल के लिए इस ब्लैक होल की लाइट के डिम होने के कारणों पर रिसर्च चल रही है, जिससे मिलने वाले नतीजों का हमें आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपको क्या लगता है इस ब्लैक होल से प्राप्त होती रोशनी में आई कमी के कारणों को लेकर? अपनी राय जरूर रखिएगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जिसके हमारे सौर मंडल के सबसे करीबी सितारों के पास मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे सबसे करीबी सितारे अल्फा सेंटोरी सिस्टम, जो कि हमसे 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है, उसी के पहले तारे अल्फा सेंटोरी ए के पास एक वस्तु को फोटोग्राफ किया है, जहां कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वस्तु एक ग्रह हो सकती है, तो कईयों का मानना है कि यह वस्तु एक एस्ट्रॉइड, डस्ट क्लाउड या इमेज में आया कोई ग्लिच भी हो सकता है। खैर, इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं आपको बता दूं कि इस वस्तु को खोजने के लिए एक टीम ने चिली में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। यह टीम नियर अर्थ इन द अल्फा सेंटोरी रीजन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जिनका केवल एक ही मुख्य मकसद था कि अल्फा सेंटोरी ए और बी के हैबिटेबल जोन में एक ग्रह को खोजना। ईएसओ द्वारा नियर एक्सपेरिमेंट की टीम ने इस खोज को अंजाम देने के लिए वेरी लार्ज टेलीस्कोप के कई कंपोनेंट्स को नई और आधुनिक तकनीकों से अपग्रेड किया, जिसमें से एक खास इंस्ट्रूमेंट है थर्मल कोरोनोग्राफ, जिसका काम है किसी तारे से आ रही रोशनी को रोककर उसके ऑर्बिट में मौजूद किसी ग्रह के हीट सिग्नेचर्स का पता लगाना। वेरी लार्ज टेलीस्कोप से मिले डेटा से वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मिड इंफ्रारेड रेंज में खोजने की कोशिश की, क्योंकि स्पेक्ट्रम की इस रेंज में पृथ्वी जैसा कोई भी ग्रह हमें काफी ज्यादा चमकदार दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी से उस ग्रह की तस्वीर लेना फिर भी वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसका कारण था अल्फा सेंटोरी सिस्टम की हमसे 4.4 प्रकाश वर्ष की दूरी। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने लगभग 100 घंटों की ऑब्जर्वेशन से अल्फा सेंटोरी सिस्टम के हैबिटेबल जोन की अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेज को तैयार किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उस वस्तु को खोजा और उसे एक प्लैनेट कैंडिडेट फिलहाल के लिए डिक्लेयर किया है। इस काफी डिटेल्ड इमेज की स्टडी से वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि उनका मानना है कि उन्होंने अल्फा सेंटोरी ए के हैबिटेबल जोन में नेपच्यून के साइज का एक ग्रह खोजा है, जो कि अपने तारे से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक की दूरी पर मौजूद है। अगर बात करें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो यह वही दूरी है जो हमारी पृथ्वी से सूर्य के बीच की है, जो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। इस खोज को अंजाम देने वाली उस टीम के मेंबर केविन वैगनर का मानना है कि उनकी इस खोज की पुष्टि होना अभी बाकी है, और पुष्टि हो जाने से पहले यह कह देना कि यह वस्तु एक ग्रह है, यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको बताते चलें कि केवल 50 मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी खोज डायरेक्ट इमेज द्वारा की गई है, और खास बात तो यह है कि इनमें से कोई भी ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद ही नहीं है। यह पहला ऐसा ग्रह हो सकता है जिसे हमने इसके तारे के हैबिटेबल जोन में फोटोग्राफ किया हो। इसी के साथ अल्फा सेंटोरी ए तारे के हमारे सूर्य जैसे होने की वजह से इस तारे के हैबिटेबल जोन में इस ग्रह की पुष्टि अंतरिक्ष में जीवन की खोज को हमारे सौर मंडल के बेहद करीब ले आएगी। अब देखना यह है कि इस ग्रह की पुष्टि से हमें और आगे क्या कुछ पता चल सकता है। आपका क्या मानना है इस प्लैनेट या कहें तो प्लैनेट कैंडिडेट के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहरहाल आज के इस एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो योगेश के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपलोड के साथ ही तुरंत मिल सके। और इसी तरह के मजेदार कॉस्मोस से जुड़े कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज and take care।